नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। तो मैं आपको साइंस विषय में पढ़ा रहा था पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, दांत के बारे में, जिह्वा के बारे में और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके बारे में। तो इन सब के द्वारा मिलकर के हमारे मुख गुहा में भोजन का पाचन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मुख गुहा में हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, उसके अलावा और किसी चीज का पाचन मुख गुहा में नहीं होता। क्या प्रोटीन का पाचन होता है मुख गुहा में? नहीं होता। क्या वसा का, फैट का? नहीं होता। तो दांत के बारे में हमने बताया था आपको। उसके बाद मुख गुहा से ये आता है भोजन नीचे आता है और क्रमाकुंचन गति से होते हुए ये कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। तो आमाशय में पहुंचने से पहले यहाँ एक वाल्व होता है और एक वाल्व यहाँ होता है। वाल्व यहाँ क्यों होता है? इसलिए होता है कि आमाशय से उल्टा भोजन वापस न जाने पाए, बस इतना ही समझिए कि, और यहाँ से भोजन नाक के रास्ते ऊपर न जाने पाए। तो ये दोनों वाल्व इसीलिए होते हैं। तो इन दोनों वाल्वों का बस यही काम है कि भोजन उल्टा नहीं जाने देता है। इसका नाम है इपिग्लोटिस वाल्व है। ये वाल्व की बात हम कर रहे हैं। ये नाक के रास्ते उल्टा भोजन नहीं जाने देता है, रोकता है। और जब भोजन आमाशय में पहुंचता है यहाँ पर, तो ये जो वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम है स्प्रिक्टर वाल्व। ये आमाशय से भोजन ऊपर नहीं जाने देता है, बंद हो जाता है। अच्छा, अब आमाशय में पाचन कैसे होता है ये हम आज आपको समझाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आमाशय बस ऐसे ही समझ लीजिए पहले कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय यहीं तक है, इसके बाद ये चला जाता है छोटी आंत में। वो तो बाद का विषय है, बाद में हम बताएंगे उसको। पहले आमाशय में पाचन कैसे होता है ये समझिए। तो जब भोजन आमाशय में आता है, जब भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां, तो उन जठर ग्रंथियों से हमने कहा ना कि जहां पर एंजाइम होगा, जहां पर जल होगा, वहीं पे पाचन होगा। तो उन जठर ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। जठर ग्रंथि, तो इन जठर ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। एक तो HCl निकलता है। HCl बहुत ही अम्लीय होता है, लगभग 0.9 शायद इसका जो है pH मान होता है। इतना अम्लीय होता है ये HCl कि अगर भोजन के साथ जो है कंकड़ पत्थर भी मान लीजिए छोटे छोटे जो भोजन में होते हैं कभी निकल गए, तो ये HCl जो होता है वो उनको भी गला देता है। इतना अम्लीय होता है, इतना अम्लीय होता है कि जो है एक लोहे के छोटे से टुकड़े को भी ये गला सकता है। अच्छा, तो अब आप सोचिए कि हमारी आंतों के इन दीवारों को क्यों नहीं गला पाता है। जब ये इतना अम्लीय होता है तो इन दीवारों को क्यों नहीं गला पाता है, उसके बारे में वहां तक हम पहुंच रहे हैं।
तो हमने कहा कि ये HCl होता है और इन्हीं HCl के द्वारा जो कुछ और एंजाइम पाए जाते हैं हमारे आमाशय में, उनको वो प्रेरित करता है, वो उनको जागृत अवस्था में कर देता है। अब वो जो है कौन कौन से एंजाइम हैं? एक तो है पेप्सिन, ध्यान से देखते रहिएगा। एक पेप्सिन है, दूसरा है रेनिन। पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और म्यूसिन। पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और म्यूसिन हो गया। और एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। तो जठर ग्रंथि में, जठर ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं, जठर रस निकलते हैं, उनमें HCl निकलता है और ये इतने प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम चूंकि सुषुप्त अवस्था में होते हैं, इनको जागृत कौन करता है? यही HCl, यही HCl। इन सब का जो कार्य है वो हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले HCl को देखिए। तो हम ये कह रहे थे कि HCl इतना अम्लीय होता है कि जो है भोजन के साथ आए हुए जो कंकड़ छोटे छोटे होते हैं या बैक्टीरिया जो रह जाते हैं, वहाँ लाइसोजाइम जो मुख में पाया जाता था वो तो मार देता है, लेकिन अगर उसकी वजह से कुछ छूट गए का वो आए तो HCl बैठा हुआ है, कहता है कि आओ हम यहाँ खा लेंगे पकड़ के। तो ये इतना अम्लीय होता है। अच्छा, अब पेप्सिन देखिए, दिख रहा है साथियों? हाँ, पेप्सिन। और हमने क्या बताया? रेनिन। और क्या बताया? म्यूसिन। और क्या बताया? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। तो अगर हम बात करें आमाशय की, तो जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है और एंजाइम के साथ एक HCl भी स्रावित होता है। HCl बहुत ही अम्लीय होता है, बहुत ही अम्लीय होता है। लगभग 0.9 या 0.8 इसका pH मान होता है। और ये इतना अम्लीय होता है, HCl इतना अम्लीय होता है। इसके देखिए कार्य देखिए। पहला कार्य तो ये है कि बैक्टीरिया आदि को मार देता है। दूसरा काम, भोजन को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। दिख रहा है साथियों? नीचे तो नहीं लिखती है। हाँ, भोजन को सड़ने से बचाता है। और तीसरा, कंकड़ पत्थर आदि को गलाता है। कौन? ये HCl। होता कैसा है? अम्लीय, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। pH मान 0.9 या 0.8 होता है। अब आगे देखिए। तो जठर ग्रंथि से आपका HCl निकलता है और आमाशय में जो एंजाइम होते हैं, ये 4 तरह के एंजाइम होते हैं। तो वो HCl के द्वारा ही सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में हो जाते हैं। ये अपना काम करने लगते हैं। इनका काम कौन सा होता है देखिए। पेप्सिन जो होता है, हमने कहा था आपसे कि जो माउथ होता है, मुख गुहा, हमने कल बताया था ना, मुख गुहा। तो मुख गुहा में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का ही पाचन होता है।
मुख गुहा में स्टार्च को माल्टोज के रूप में बदल देता है, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलकर पाचन कर देता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन यही होता है यहाँ देखिए, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोटीन का पाचन, ये जो आमाशय में और 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं उनका काम मैं बता रहा हूँ। HCl का काम मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया आदि को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और कंकड़ पत्थर आदि को गलाता है। क्यों? क्योंकि आमाशय जो होता है, भोजन आमाशय में कम से कम 3 से 3.5 4 घंटे तक होता है आमाशय में भोजन। ठीक, तो अब इतने समय तक भोजन आमाशय में रहता है तो वो सड़ न जाए, उसमें कीड़े वगैरह जो हो वो मर जाए और सड़ न जाए, तो इन सबको कौन देख रेख करता है? इनका HCl क्या करता है? ये बैक्टीरिया आदि को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और कंकड़ पत्थर आदि को गलाता है। और एक काम इसका क्या है कि इन चारों सुप्त अवस्था में जो एंजाइम होते हैं आमाशय में उनको जागृत करता है, पेप्सिन को, रेनिन को, म्यूसिन को और गैस्ट्रिक लाइपेज को। तो इन सब का काम मैं बता रहा हूं आपको कि पेप्सिन का कौन सा काम है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन, रेनिन तो वैसे बच्चों में पाया जाता है क्यों? क्योंकि ये दूध के पाचन में सहायक होता है। दूध में एक केसिन प्रोटीन पाया जाता है, उसको पचाता है। दूध के पाचन में, दूध के पाचन में सहायक रेनिन क्या है? दूध के पाचन में सहायक। हमने कहा ना कि जो केसिन प्रोटीन होता है दूध में, उसको ये पचाने का काम करता है। अच्छा, अब म्यूसिन क्या है? म्यूसिन जो होता है वो हमारे आंतों के दीवारों पर, चारों तरफ दीवारों पर एक मोटी परत के रूप में होता है। जैसे ये आंत है, मतलब सॉरी, ये आमाशय है। आमाशय के चारों तरफ दीवारों पर मोटी परत के रूप में ऐसे ये होता है। दीवारों पर चारों तरफ मोटी परत के रूप में होता है। इससे होता क्या है बता रहे हैं। तो म्यूसिन जो है दीवारों के चारों अंदरूनी, आमाशय में जो अंदरूनी दीवारें हैं उनके चारों तरफ ऐसे मोटी परत के रूप में रहता है। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि HCl जो होता है, जो बहुत भयानक अम्लीय होता है, ये कंकड़ पत्थर को गला देता है, वो हमारे इस आमाशय की दीवारों को न गला पाए। ये जो है, जो म्यूसिन होता है, ये दीवारों के चारों ओर मोटी परत के रूप में जमा होता है, जम जाता है जब भोजन करते हैं। तब जब HCl निकलता है तो भोजन को ही इफेक्ट डालता है, भोजन के ही ऊपर, क्योंकि दीवारों पर नहीं डाल पाता, क्योंकि ये जो है दीवारों के चारों ओर, चारों तरफ मोटी परत के रूप में निकल के बिल्कुल जम जाते हैं। इसलिए हमारे आमाशय की दीवारों को ये कोई असर नहीं कर पाता, कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। तो ये आमाशय के दीवार पर मोटी परत के रूप में जमे होते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज फैट या वसा का पाचन। तो अब आप समझ गए कि माउथ में यानी बक्कल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है और हमारे आमाशय में प्रोटीन का और फैट या वसा का। तो पूछा जाता है पेपर में कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, उसमें ऑप्शन में मुख गुहा भी रहेगा,
छोटी आंत भी रहेगा, बड़ी आंत भी रहेगा, आमाशय भी रहेगा। तो आपका उत्तर आमाशय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आमाशय में ही प्रोटीन का, फैट या वसा, इसका पाचन होता है और प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन और फैट या वसा, इन दोनों का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। समझ गए? तो आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे होते हैं। जठर रस आमाशय, जठर ग्रंथि आमाशय में होती है जो जठर रस निकालती है। उनमें HCl बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, कंकड़ पत्थर को गलाता है। HCl बहुत ही अम्लीय होता है, लगभग 0.8 या 0.9 इसका pH मान होता है। और जो आमाशय में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं उनको सुषुप्त अवस्था से जागृत करता है। पेप्सिन को, रेनिन को, म्यूसिन को और गैस्ट्रिक अम्ल को, गैस्ट्रिक लाइपेज को। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने में सहायक है। दूध में केसिन प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। म्यूसिन क्या करता है? आमाशय के अंदरूनी चारों तरफ दीवारों पे मोटी परत के रूप में जम जाता है, जिससे HCl आंत की दीवारों को नुकसान न पहुंचा पाए। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट या वसा को पचाने में सहायक होता है। तो अब आप समझ गए कि आंत में, मतलब आमाशय में भोजन किस तरह से पचता है और कितने समय तक रहता है। आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आंत में HCl होता है कि नहीं होता है, आंत में कौन से जो है कौन सा पाचन आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का तो मुख में होता है, आंत में प्रोटीन का और फैट या वसा का। इसके बाद भोजन इस डियोडेनम, मतलब यहाँ छोटी आंत जुड़ी होती है ऐसे, ये हमने बताया था आपको पहले दिन। इसका नाम क्या है? डियोडेनम। फिर जब ये डियोडेनम वाले में पहुंचता है इस नली में, तब तक भोजन एक पेस्ट की तरह हो जाता है, जिसको काइम कहते हैं। काइम, ये पेस्ट की तरफ, मतलब एकदम से मुलायम पेस्ट, समझते हैं ना, पेस्ट की तरह हो जाता है। और इस जो है डियोडेनम में पहुंचता है। डियोडेनम छोटी आंत का ही भाग है ये। उसके बाद जब ये इसमें पहुंचता है तो यही होता है आग्नेयाशय, जो आग्नेयाशयी रस निकालता है और इस डियोडेनम से जुड़ा होता है। और यह इधर होता है पित्ताशय, इसका भी मुख इसी डियोडेनम में खुलता है। तो पित्ताशय जो होता है वो रस निकालता है और आग्नेयाशय जो रस निकालता है, इन दोनों का मुख इसी डियोडेनम में खुलता है। तो भोजन पूरी तरह, क्योंकि पूरी तरह ना माउथ में पाचन हो पाता है, ना ही पूरी तरह आमाशय में पाचन होता है। तो जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो गया, आमाशय में प्रोटीन वसा का पाचन हो गया, उसके बाद जो बचा वो जो आग्नेयाशय होता है, आग्नेयाशय जो रस निकालता है, तो आग्नेयाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आग्नेयाशय जो रस निकालता है उसके रस में पाचन करने का सारा एंजाइम होता है, इसलिए इसके आग्नेयाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आग्नेयाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। दिख रहा है साथियों? हाँ, तो आग्नेयाशयी वाले रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आग्नेयाशय जो रस निकालता है उसका भी मुंह इसी डियोडेनम में खुलता है, छोटी आंत के भाग में। और जो पित्त रस होता है उसका भी मुख इसी डियोडेनम में खुलता है। तो आग्नेयाशय के जूस को हम, आग्नेयाशयी जूस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जितना भी भोजन होता है वो इसी जो है डियोडेनम में पचते हुए आता है। क्यों? क्योंकि ये अपना रस और ये अपना रस इसी डियोडेनम में निकालते हैं और पचते हुए आता है। ये छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत के हमने 3 भाग आपको बताए थे, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडेनम में तो ये पूर्ण पाचक रस जुड़ा हुआ है, और जेजुनम ने जब पहुंचा, इसके आगे जब बढ़ा, तब तक भोजन जो है पच जाता है। क्योंकि इसका जो जेजुनम वाला भाग है, ये जेजुनम वाला,
जेजुनम में कोई भी पाचन नहीं होता है, जेजुनम में कोई भी पाचन नहीं होता है। और जब ये इलियम में पहुंचता है, इलियम में पहुंचता है, तो इलियम में चूंकि और पाचक रस पाए जाते हैं, इलियम में और पाचक रस पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां से देखिए कि जब ये डियोडेनम से होते हुए भोजन इस छोटी आंत में पहुंचता है, तब तक लगभग भोजन का ज्यादातर भाग पच गया होता है, क्योंकि कुछ यहाँ पचा, कुछ आमाशय में पचा, और कुछ जो है अग्न्याशयी रस और पित्त वाले रस से, चूंकि अग्न्याशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, तो ये पूर्ण रूप से पचा देता है भोजन को। जो भी थोड़ा बहुत भाग बचा होता है, चूंकि ये छोटी आंत का हिस्सा है, हम कहते हैं ना कि छोटी आंत, चूंकि बड़ी आंत में कोई पाचन होता नहीं, हमने बताया था, बड़ी आंत में तो जो जल रहता है उसको सोखा जाता है, और ज्यादातर भोजन जो है इसी छोटी आंत में पच जाता है इस पूर्ण पाचक रस द्वारा। ये जो डियोडेनम है, ये डियोडेनम जो है, डियोडेनम ये छोटी आंत का ही भाग है। 3 भाग हमने बताए थे, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडेनम में ही जो है भोजन लगभग पूरा पच जाता है। तो आज हमने आपको बताया कि आमाशय में भोजन कैसे पचता है, आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, आमाशय में HCl भी होता है, उसका क्या काम है, और बाकी सारे एंजाइम्स का क्या काम है। उसके बाद इस डियोडेनम को हम हिंदी में ग्रहणी के नाम से जानते हैं, और ये ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। उसके बाद जब ग्रहणी में भोजन आता है तो पूर्ण पाचक रस द्वारा लगभग भोजन पच जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है छोटी आंत में। तो साथियों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। छोटी आंत कल पढ़ाएंगे, उसके बाद बड़ी आंत, फिर आपका पाचन तंत्र कंप्लीट होगा। तो पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोग पूरा क्लास देखा करें, नोट्स भी बनाया करें, समझ के नोट्स बनाया करें, और साथ में साथियों हमारे क्लास को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता रहा तो ऐसे ही क्लास हम लगातार निरंतर चलाते रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।